हेलो दोस्तों, राम राम सभी भाई और बहनों के साथ आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे साथियों राजस्थान के भौतिक प्रदेश और राजस्थान की ज्योग्राफी का कोई भी टॉपिक हो। दोस्तों, भौतिक प्रदेश बिना सारी चीजें अधूरी है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको अच्छे तरीके से रट जाना। इसमें से तो दोस्तों 100% आपकी चीजें मिलती हैं। ये भी आपको पता होगा कि भौतिक प्रदेश, दोस्तों राजस्थान की ज्योग्राफी में अगर भौतिक प्रदेश में कोई क्वेश्चन नहीं आया तो मतलब ज्योग्राफी में से कोई क्वेश्चन नहीं आया। मतलब ये एक आधार है भौतिक प्रदेश को अच्छी तरीके से रट जाना। आज की क्लास में हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट और जितने प्रीवियस क्वेश्चन हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये अपनी क्लास सागर में सागर बनने वाली है साथियों। और ये क्लास लेने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि दोस्तों इससे बाहर चीजें कोई आई है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिए हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे आगे। तो बढ़ते हैं सबसे पहले बिल्कुल बेसिक चीजें। देखो, कुछ बेसिक जानकारी जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये दो पांच लाइनें हैं, ये याद रखना। फिर चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। ठीक है, राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिला है? देखो, बसंतगढ़ से मिला है। कहाँ से? बसंतगढ़ से। जिसमें दोस्तों राजस्थान नहीं कहा गया था, उसमें कहा गया था ओनली राजस्थानी द्वितीय। यह किसी भूभाग के लिए नहीं कहा गया था इसमें भी। ठीक है, तो लिखित प्रमाण अगर पूछ लिया जाए तो बसंतगढ़ उसमें भी मिला था राजस्थानी द्वितीय। राजरूपक में भी उल्लेख है। ठीक है, वीरभान में राजस्थान का, जिसमें दोस्तों अभय सिंह थे जोधपुर के, गुजरात के सूबेदार बुलंद सिंह थे। कौन थे? बुलंद सिंह। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके संदर्भ में राजस्थान की बात कही गई थी कुछ। अब बात करते हैं राजपूताना। अब याद रखना, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। एक तो राजस्थान शब्द किसने उपयोग किया, ठीक है, और कौन सी पुस्तक में? देखो, राजपूताना सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने, किसने? जॉर्ज थॉमस ने, याद रखना 1800 ईस्वी में। और किस पुस्तक में? मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। ठीक है, कब रिलीज हुई थी ये? तो याद रखना 1805 के अंदर। इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द, मतलब जो राजस्थान के पर्टिकुलर भूभाग के लिए दोस्तों राजस्थान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो कर्नल जेम्स टोड ने किया था। इनकी एक पुस्तक थी द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, 1829 में प्रकाशन हुआ था इसका। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आपको याद रख लेनी है। इसके जो संपादक थे वो विलियम कुक थे। हिंदी जो अनुवाद किया था वो गौरीशंकर हीरासन ओझा ने किया था। और जो समर्पित है ये यति ज्ञान चंद्र को समर्पित है। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यति ज्ञान चंद्र को ये समर्पित है, तो याद रखना। राजपूताना किसने कहा? तो आप बोलोगे सर थॉमस ने। कब कहा? 1800 के अंदर। ठीक है, और 1805 में दोस्तों उल्लेख मिलता है राजपूताना, तो किसमें मिलता है? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज मिस्टर। ठीक है, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रख लेनी है, आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट रहने वाले साथियों। ठीक है, और इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द, ठीक है, भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का जो उल्लेख किया गया था वो कर्नल जेम्स टोड ने किया था। दी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, कब? 1829 में। इसी का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत। संपादक कौन थे? विलियम कुक थे। ठीक है, हिंदी अनुवाद गौरीशंकर हीराचंद ओझा। और समर्पित यति ज्ञानचंद्र को। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रख लेनी है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट। राजपूताना थॉमस 1800 और 1829 में हो जाएगा क्या? राजस्थान। अब बात करते हैं, चलते हैं मेन मुद्दे की ओर। चलो भाई आ जाओ, अब बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में। ठीक है, किस, देखो भौतिक प्रदेश के संदर्भ में बात करते हैं, जिसमें दोस्तों राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से क्षेत्र में दोस्तों किन किन चीजों के अवशेष हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये देख लेना है दोस्तों। ठीक है, पहले संपूर्ण विश्व एक पेंजिया था। क्या? क्या था? संपूर्ण विश्व एक पेंजिया था। ठीक है, और उसमें था दोस्तों पैंथालासा सागर। क्या था? पैंथालासा सागर। संपूर्ण विश्व क्या था? तो आप बोलोगे सर एक पेंजिया था, उसमें क्या था? पैंथालासा सागर था। ठीक है, कार्बोनोफेरिस युग, ठीक है, युग में दोस्तों इनका विभाजन हुआ। तो इसमें दोस्तों दो खंड निकल के आए, एक तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। बीच में जो बचा है वो हो जाएगा टेटिस सागर के अवशेष। ठीक है, टेटिस सागर के अवशेष। और राजस्थान में दोस्तों कौन कौन से अवशेष पाए जाते हैं यह भी आपको पता होगा कि टेटिस सागर के अवशेष, गोंडवाना के अवशेष, ठीक है, अंगारा लैंड के नहीं पाए जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। तो टेटिस सागर और गोंडवाना लैंड। ठीक है, सारी चीजें हम बात करेंगे। चलो भाई, तो
ये हो जाएगा अंगारा लैंड और गोडवाड़ा लैंड, टेटी सागर और गोडवाड़ा। ठीक है, तो इसको मैं डिनोट करता हूँ टी से और इसको करेंगे, ठीक है, जी से। देखो इससे काफी चीजें आपकी कवर हो जाएगी। देखो बिल्कुल शॉर्टली मैं आपको बात बताऊंगा कि जहाँ चट्टाने हैं वो तो है गोडवाड़ा लैंड का क्या अवशेष, और जो मिट्टी से रिलेटेड है वो है टेटी सागर का अवशेष। सीधे सीधे याद रख लेना। अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान में मरुस्थल में किसका अवशेष है, तो याद रखना जहां मिट्टी है वहां टेटी सागर के अवशेष है। जहां मिट्टी है, मिट्टी से रिलेटेड है तो टेटी सागर के अवशेष। ठीक है, और वही बात करता हूँ पूरी मैदानी, तो ये भी किसका अवशेष है, तो याद रखना टेटी सागर के अवशेष। गोडवाड़ा में याद रखना जहाँ चट्टाने है, तो चट्टाने हो जाएगा अरावली में और हाड़ौती में। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको याद रखना है, जहाँ चट्टाने हैं वहां हो जाएगा गोडवाड़ा लैंड, और जहाँ मैदान है वहां हो जाएगा टेटी सागर के अवशेष। टी मतलब टेटी सागर। ठीक है, तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट चीजें हैं। ठीक है, शॉर्ट चीजें हैं जो आपको याद रख लेनी है, आपके आगे काम में आएगी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि किसका अवशेष है किसका अवशेष नहीं है। तो सीधे सीधे याद रख लेना है, जहां मिट्टी है वह है टेटी सागर के अवशेष, और जहां मिट्टी नहीं है मतलब चट्टान है वो जाए गोडवाड़ा के अवशेष। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ठीक है, चैनल अपने को भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब आगे। अब बात करते हैं, देखो राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर कहाँ के थे, ये जर्मन के थे। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण विश्व एक पिंड था जिसमें जिसे पेंजिया कहते थे, जिसके चारों तरफ पैंतरा सा सागर था। ठीक है, कार्बन फेरस काल में विभाजन हुआ और ये बढ़ गए कहाँ पे, दो हिस्सों में बढ़ गए, एक तो अंगारा लैंड और गोडवाड़ा लैंड। ठीक है, बीच में कौन सा हो गया, तो आप बोलोगे सर बीच में रह गया टेटी सागर के अवशेष। टेटी सागर के अवशेष जो राजस्थान के मरुस्थल में पाए जाएंगे। ठीक है, और वो पूरी मैदानी में, जहाँ मैदानी है वो हो जाएगा टेटी सागर के अवशेष, और जहाँ चट्टाने हैं वो हो जाएगा गोडवाड़ा लैंड के। ठीक है, तो जी से हो जाएगा गोडवाड़ा और टी से हो जाएगा टेटी सागर के अवशेष, याद रखना। ठीक है, बिल्कुल शॉर्टली चीजें मैंने बताई है। तो गोडवाड़ा लैंड के जो अवशेष होंगे, एक तो हो जाएगा क्या, एक तो हो जाएगा अरावली, ठीक है, जो चट्टानी भाग हो जाएगा। ठीक है, और एक हो जाएगा हाड़ौती, और वही मैं टेटी सागर के अवशेष की बात करता हूँ तो मरुस्थल हो जाएगा और पूरी मैदानी हो जाएगा। ठीक है, भौतिक प्रदेश में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप एंड तक बने रहेगा और मैं सारी चीजें आपकी कवर करवा दूंगा। ठीक है, चलो भाई बताओ, कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। राजस्थान का जो स्थलीय भाग है, राजस्थान का स्थलीय भाग है किसका अवशेष है। ठीक है, और राजस्थान का जो जलीय भाग है वो किसका अवशेष है। देखो जो जलीय भाग हो जाएगा वो तो टेटी सागर का अवशेष हो जाएगा। ठीक है, स्थलीय भाग गोडवाड़ा लैंड का अवशेष हो जाएगा। ठीक है, और स्थलीय व जलीय भाग, ठीक है, तो गोडवाड़ा और टेटी सागर। ठीक है, कुछ ना पूछे तो गोडवाड़ा और टेटी सागर हो जाएगा, पर्टिकुलर पूछे स्थलीय भाग तो गोडवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, और जलीय पूछे तो टेटी सागर हो जाएगा, और कुछ ना पूछे स्थलीय और जलीय पूछे तो गोडवाड़ा। ठीक है, जी से गोडवाड़ा और टी से टेटी सागर के अवशेष हो जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्टली चीजें आपको याद रख लेनी है। ठीक है, ज्यादा इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आप। तो अब बढ़ते हैं अब आगे। ठीक है, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आप देखो इनका जो क्षेत्रफल है वो भी मैं आपको अच्छी तरीके से और बिल्कुल शॉर्टली मैं आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, बस आपको तो ध्यान से सुनना है सारी चीजें। ठीक है, तो चार प्रकार से इनका डिवाइडेशन हो रखा है। एक तो पश्चिमी मरुस्थलीय, एक अरावली हो जाएगा, पूर्वी मैदानी हो जाएगा और दक्षिणी पूर्वी हो जाएगा, ये आपको पता होगा। ठीक है, राजस्थान के जो क्षेत्रफल है उसमें दोस्तों चार प्रकार से डिवाइडेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो पश्चिमी मरुस्थल अरावली हो जाएगा, पूर्वी मैदानी हो जाएगा और दक्षिणी पूर्वी हो जाएगा। अब देखो याद रखना मरुस्थल, पश्चिमी में देखो सारी चीजें मैं आपको याद करवा दूंगा। पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्रफल याद रखना कितना है, 61.11 है। कितना, 61.11। तो अब 61.11 है, याद रखना। अभी क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो क्षेत्रफल में हो जाएगा 61.11। उसके बाद बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो देखो जो पश्चिमी मरुस्थल हो जाएगा और अरावली हो जाएगा, दोनों का जो डिवाइड हो रखा है वो दोनों हो जाएंगे 70% के अंदर, दोनों 70% के अंदर कवर करेंगे।
तो मतलब जो पश्चिमी मरुस्थल हो जाएगा वो तो हो जाएगा 61.11, और जो बाकी बचा तो आप बोलोगे सर 9 बचा है, तो 9 हो जाएगा किसका, अरावली का। बस ये आपको याद रखना है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ये 2 हो गए, तो आप बोलोगे सर 2 हो गए, तो इसका दोस्तों 2 और इसके आगे लगा देना क्या, 3 लगा देना। ठीक है, तो 23% क्षेत्रफल ये हो गया। अभी क्षेत्रफल क्षेत्रफल पर ध्यान देना है ओनली। ठीक है, तो ये कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर ये 23 हो गया। ठीक है, 23 देखो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल 6.89। ठीक है, तो क्षेत्रफल में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल शॉर्टली मैंने चीजें आपको समझाई है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर जो पश्चिमी मरुस्थल है और अरावली है, इन दोनों का हो जाएगा कितना, 70%, मतलब 61.11 तो पश्चिमी मरुस्थल हो जाएगा, और जो बचा है कितना 9%, वो क्या हो जाएगा, अरावली क्षेत्रफल कवर करता है। क्या, अरावली क्षेत्रफल कवर करता है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की है किसकी, पूर्वी मैदान की। तो ये 2 हो गए। ठीक है, तो 2 तो हो गए, तो 2 को ऐसे कैसे लिख लो, और 2 में 1 बढ़ा दो, 3 हो गए, तो मतलब 23 हो गए। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो दक्षिणी पूर्वी भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चैनल अपने तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, और कंटिन्यू रहेगा दोस्तों। मैंने हर टॉपिक एक एक क्लास में कंप्लीट किया है। ठीक है, और दोस्तों टॉपिक में भी दोस्तों आपको पेड कोर्स से कम आपको कंटेंट नहीं मिलेगा। मैंने जितना निचोड़ हो सके सारा निचोड़ एक क्लास में इंक्लूड कर दिया है। तो अब बात करते हैं जनसंख्या की। तो क्षेत्रफल में आपको पता हो गया, तो आप लोग क्षेत्रफल में पश्चिमी 61.11, फिर अरावली 9%, पूर्वी कितना हो जाएगा 23%, और दक्षिणी पूर्वी ये हो जाएगा 6.89%। जनसंख्या में बात करता हूँ तो याद रखना, देखो जनसंख्या में बात करता हूँ तो अरावली प्लस पश्चिमी मरुस्थल ये कवर करेगा कितना, 50%। ठीक है, दोनों 50% कवर करेगा, याद रखना, जनसंख्या की बात हो रही है अब। ठीक है, तो आप देखो कभी नहीं भूलोगे ये चीजें कि दोस्तों कि कौन सा पार्ट कितना कवर करता है। तो देखो जो क्षेत्रफल है वो तो अरावली और पश्चिमी मरुस्थल ये 70% कवर करता है, जनसंख्या में 50 करता है, मतलब 40% जनसंख्या तो ओनली पश्चिमी क्षेत्र की हो जाएगी। बचा कितना, तो आप बोलोगे सर 10%, तो 10% इसकी हो जाएगी। ठीक है, तो याद हो गया, तो आप बोलोगे सर यहाँ तक हो गया याद। तो अब देखो बाकी बचा, तो आप बोलोगे सर बाकी बचा है 50%, 50% इसमें हो जाएगा किसमें, तो आप बोलोगे सर पूर्वी मैदानी। ठीक है, ये पूर्वी मैदानी हो जाएगा, और ये हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी मैदानी, ये दक्षिणी पूर्वी मैदानी। तो ये आपको याद रखना है, ये 39 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11। बस ये आपका याद रखना है, आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो बस मैंने जितना लॉजिक हो सके साथियों सारा लॉजिक इसके अंदर लगा दिया है। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है दोस्तों याद करो तो। ठीक है, ट्रिक की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक से आपको चीजें याद हो रही है। 70%, तो आप बोलोगे सर क्षेत्रफल में बात करता हूँ तो 70% ये हो जाएगा पश्चिमी मरुस्थल और अरावली, तो जिसमें 61.11 तो किसका हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 61.11 तो हो जाएगा किसका, पश्चिमी मरुस्थल का। 10 बचा है, तो आप बोलोगे सर 10 बचा है तो ठीक है, मतलब 9 के समथिंग बचा है, तो 9 हो जाएगा अरावली, और पूर्वी मैदानी ये 23 हो जाएगा, और ये 6.89 हो जाएगा, 40% जनसंख्या। ठीक है, और 10 ये हो गया, और पूर्वी में 39 और 11। ठीक है, तो ये डाटा है, ये आपको याद रख लेना। वैसे लॉजिकल चीजें मैंने आपको बता दी है, अब बढ़ते हैं अब आगे। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चैनल बनाए तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ ही। ठीक है, और एंड तक बने रहेगा आपके दोस्तों, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, और एग्जाम के आगे भी आपको दोस्तों काफी हेल्पफुल चीजें यहाँ पर मिलने वाली हैं। चलो भाई, अब बात करते हैं भौतिक प्रदेश, जिसकी हमने बात की थी कि कितने पार्ट में, तो आप लोग सर 4 में। इनके भी दोस्तों उप विभाजन वो भी आप याद रखना। पश्चिम मरुस्थल की हमने बात कर ली थी, अरावली हो जाएगा, पूर्वी मैदानी हो ही जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी मैदानी। ठीक है, पश्चिम मरुस्थल कितना क्षेत्रफल, तो आप लोग सर 61.11 क्षेत्रफल। अरावली का कितना, तो आप लोग सर 9%, 9%। पूर्वी का कितना, तो आप लोग सर 23%, इसका 6.89%। ठीक है, इसके बारे में हमने बात कर ली दोनों। अब जनसंख्या में बात करता हूँ तो आप लोग से पश्चिम मरुस्थल और अरावली का 50% है, मतलब ये 40% है, तो ये 10% हो जाएगा। ठीक है, तो 9% तो इसके अंदर क्या है, क्षेत्रफल है, 10% क्या है, जनसंख्या है। पूर्वी की मैं बात करता हूँ साथियों, तो 11% तो ये हो जाएगा। ठीक है, 11% ये हो जाएगा, और पूर्वी मैदानी, देखो पूर्वी मैदानी की हमने बात की थी, 11% तो ये हो जाएगा। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी मैदानी, और पूर्वी मैदानी में कितना हो जाएगा 39,
50% ये हो जाएगा। ठीक है, तो 11 और 39, तो बस ये याद रखना 50% यहाँ पर। अब बात करते हैं साथियों इनके उप विभाजन, मतलब देखो पश्चिम मरुस्थल भी दो प्रकार से डिवाइड और केस के अंदर, एक तो इसमें शुष्क मरुस्थल आ जाएगा और इसमें अर्धशुष्क मरुस्थल आ जाएगा। ठीक है, जो शुष्क मरुस्थल में एक तो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र और एक, ठीक है, एक युक्त क्षेत्र। मुक्त मतलब बिना, तो दोस्तों जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है वो कितना है, तो याद रखना 41.5 है, और युक्त है वो है 58.50 है। ये आपको याद रखना है, दोनों चीजें आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। और जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है उसमें दोस्तों ऊपर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो मैंने मैप के जरिए आपको समझा रखा है। देखो गरगर, शेखावटी, नागौरी और गोंडवाड़ा। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ चोटी से स्टार्ट करेंगे, गरगर, फिर शेखावटी, फिर नागौरी, ठीक है, फिर लूनी बेसिन। तो ये आपको याद रखना है। ये किसके विशेष है, ये देखो अर्ध शुष्क प्रदेश की बात हो रही है। ठीक है, शुष्क में तो आप बोलोगे सर इसमें बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र और बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र दोनों इसमें आ गए। ठीक है, तो शुष्क और अर्धशुष्क, ठीक है, दो डिवाइड हमने पढ़ लिए हैं। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चैनल पर नए हो तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब आगे। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अभी हमने बात की है ओनली पश्चिमी मरुस्थल, जिसके कितने प्रकार, तो आप लोग सिर्फ दो, शुष्क और अर्धशुष्क, दोनों याद रख लेना। ठीक है, शुष्क और अर्धशुष्क, जिसमें दोस्तों बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, दोनों याद रखना। जो मुक्त से है मतलब 41.5 तो मुक्त है और 58.50 युक्त है। ठीक है, तो ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो याद रखना आपके एग्जाम की दृष्टिकोण। और अर्धशुष्क में जाएगा गरगर, शेखावटी, नागौरी और गोंडवाड़ा। ठीक है, जिसमें हो जाएगा गोंडवाड़ा में कौन सा हो जाएगा, तो याद रखना गोंडवाड़ा में जाएगा लूनी बेसिन। कौन सा हो जाएगा, लूनी बेसिन हो जाएगा। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया है। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम पूछा गया था गोंडवाड़ा के अवशेष, तो हो जाएगा लूनी बेसिन हो जाएगा। अच्छे तरीके से याद रख लेना गरगर। ठीक है, और बाकी दोस्तों आगे मैं डिटेल से और समझा दूंगा आपको। तो गरगर, शेखावटी, नागौरी और गोंडवाड़ा। अब बात करते हैं आगे। देखो अरावली, देखो अरावली का जो डिवाइडेशन हो रखा है वो तीन प्रकार से हो रखा है। एक तो उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। और पूर्वी मैदानी का तो चंबल बेसिन, माही बेसिन, बाणगंगा बेसिन और बनास बेसिन। इनका चार प्रकार से डिवाइडेशन हो रखा है, मतलब चार पार्ट में बटे हुए हैं। पूर्वी मैदानी भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग, ये दो पार्ट में बटे हुए हैं। एक तो विंध्यन कंगार और एक ढक्कन भाव पठार, जिसकी आगे हम बात करेंगे। बिल्कुल बेसिक से मैं बताऊंगा और आपको तुरंत याद हो जाएंगे। ठीक है, देखो ये जो चार पार्ट है, इसका सबसे पहला जो पार्ट बना था भौतिक प्रदेश में, सबसे पहले बना था अरावली। ठीक है, जो गोंडवाड़ा और टेटी सागर के अवशेष से, ठीक है, जिसका निर्माण हुआ था, उसमें तो सबसे पहले निर्माण में अरावली, फिर द्वितीय में दक्षिणी पूर्वी मैदान, फिर तीसरा हो जाएगा पूर्वी मैदान और लास्ट में हो जाएगा पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। ठीक है, बनने के क्रम में हमने बात की सबसे पहले अरावली, फिर दक्षिणी पूर्वी मैदान। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चैनल पर नए तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अरावली तीन पार्ट में है, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। पूर्वी मैदानी तो चंबल, माही, बाणगंगा, बनास, याद रखना चार पार्ट में डिवाइड हो रखे हैं। तो चंबल, माही, बाणगंगा और बनास, और विंध्यन कंगार और दक्कन ये तो हो ही जाएंगे। चलो भाई आ जाओ, अब भौतिक प्रदेशों में बात करते हैं। किस किस ने दोस्तों राजस्थान के भौतिक प्रदेशों कितने कितने पार्टों में बांट रखा है। ठीक है, जिसमें दोस्तों सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, एक तो हरिमोहन सक्सेना और रामलोचन शर्मा। ठीक है, वैसे वीसी मिश्र को भी याद रखना। देखो अलग अलग मत है, वीसी मिश्र के अनुसार जो वर्गीकरण किया था, ठीक है, जिसमें दोस्तों कितने भागों में बांटा था, तो याद रखना 7 भागों में। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है, उसका नाम आपने सुना होगा, राजस्थान का भूगोल। ठीक है, क्या है, राजस्थान का भूगोल। और रामलोचन शर्मा ने दो भागों में, ठीक है, 1971 में दो भागों में, एक तो राजस्थान और राजस्थान के पठार। हरिमोहन सक्सेना ने 4 भागों में, ठीक है, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, जिसको हम पढ़ते हैं, हरिमोहन सक्सेना। ठीक है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की इनकी पुस्तक भी आती है हरिमोहन सक्सेना के नाम से।
ठीक है, काफ़ी अच्छी पुस्तक है और सारी चीज़ें मतलब आपको वहाँ पर और भी डिटेल से मिल जाएगी और बिल्कुल बेसिक। तो अब बात करते हैं, देखो वीसी मिश्रा, ठीक है, 1968, 71 और 94, 7 भागों में राजस्थान के भूगोल पुस्तक में इनका वर्णन है। 7 भाग हो जाएंगे दोस्तों, कौन कौन से? एक तो पश्चिमी शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क, नहरी, अरावली, पूर्वी कृषि और दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, ठीक है, और चंबल बीड़ क्षेत्र। अब बात करते हैं आगे, ये 4 उपभाग हो जाएंगे और 12 लघु भाग। और वर्तमान में हम जो पढ़ रहे हैं वो थार मरुस्थल हो जाएगा, अरावली, पूर्वी मैदानी और दक्षिण पूर्वी मैदानी, ठीक है, जिसमें थार मरुस्थल के 2 पार्ट होंगे। तो आप बोलोगे सर 2 पार्ट होंगे, ठीक है, इसमें मतलब ये पश्चिमी में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र और बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र, ठीक है, जिसमें दोस्तों शुष्क और अर्धशुष्क रहेगा। शुष्क में क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर शुष्क में हो जाएगा बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र और बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र, ठीक है, और अर्धशुष्क में क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर गरगर, शेखावटी, नागौरी और गोडवाड़ा, ठीक है, ये भी इसके पार्ट होने वाले हैं। अरावली में, अरावली को 3 पार्ट में, तो उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। पूर्वी मैदानी को तो आप बोलोगे चंबल, माही, बाणगंगा और बनास, ठीक है, और दक्षिणी का विंध्यन और विंध्यन, कगार और दक्कन, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको सीधी सीधी याद रखनी है। बाकी आपको इतना जरूर पूछा जा सकता है इनमें, देखो कि वीसी मिश्रा ने कितने भागों में, रामलोचन शर्मा ने कितने भागों में, जो हरिमोहन सक्सेना है उसकी तो हम पढ़ ही रहे हैं, 4 भाग हो ही जाएंगे, ठीक है। तो वीसी मिश्रा ने 7 भागों में, ठीक है, 68 में और 71 में 2 भागों में। तो बस ये आपको याद रखना है। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए, आप तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये पेज काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, जिसमें पार्ट उत्तर पश्चिमी पार्ट और अरावली और पूर्वी मैदानी और दक्षिण पूर्वी मैदानी, ठीक है। बनने के क्रम में हमने बात कर ही लिया था, सबसे प्राचीन हो जाएगा क्या? अरावली, क्योंकि सबसे पहले बना है अरावली, उसके बाद दूसरा हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी, तीसरा पूर्वी मैदानी और जो चौथा हो जाएगा वो मरुस्थली, मतलब तार का मरुस्थल मतलब पश्चिमी क्षेत्र की बात हो रही है। चलो भाई, कौन कौन से युग से संबंधित है? ठीक है, जो पश्चिमी क्षेत्र है, ठीक है, वो हो जाएगा प्लेस्टोसिन उत्तर से, और इसका युग हो जाएगा प्रीकैम्बियन, ठीक है। इनका युग की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ युग है तो मतलब ये सारी युगों की बात हो, प्लेस्टोसिन प्रारंभिक में और क्रेटेशियस, ठीक है। क्षेत्रफल की हमने बात कर ली थी, ठीक है, तो याद करने की जरूरत है नहीं। जनसंख्या की बात कर ली थी, टाइटस सागर के अवशेष से हमने बात कर ली थी कि दोस्तों जो मिट्टी की चीजें होंगी, ठीक है, मिट्टी की जो चीजें होंगी वो टाइटस सागर के अवशेष होने वाले हैं, ठीक है। तो मिट्टी तो आप बोलोगे सर टाइटस सागर के अवशेष ये हो जाएंगे, मैदानी तो आप बोलोगे सर टाइटस सागर के अवशेष ये हो जाएगा, ठीक है। अरावली जो चट्टानों से रिलेटेड है वो गोडवाड़ा के अवशेष हो जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल शॉर्टली चीजें मैंने आपको समझाई है। चैनल बनाए तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। भौतिक प्रदेश में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली, बिल्कुल शॉर्टली हम पढ़ेंगे। चलो भाई, भारत का भौतिक प्रदेश जो हिस्सा है, ठीक है, देखो जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो राजस्थान के, देखो भारत के उत्तर भाग का विशाल मैदान के अंदर इसको सम्मिलित किया गया है, और ये प्रायद्वीप के अंदर आते हैं, ठीक है। प्रायद्वीप पठारी प्रदेश के अंदर इनकी गिनती होती है, वहीं बात करते हैं, ठीक है। मैदान की बात हो रही है तो उत्तर भारत का मैदान ये हो जाएगा और ये प्रायद्वीप पठारी हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि भारत के भौतिक प्रदेश, ठीक है, जो अरावली है वो भारत के कौन से भौतिक प्रदेश से रिलेटेड है, तो याद रखना प्रायद्वीपीय। जो पठार है वो तो प्रायद्वीप से रिलेटेड हो जाएगा, और जो मैदान है उत्तर भारत का विशाल मैदान से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, काफी बार पूछ लिया जाता है, तो बस ये आपको याद रखना है। चैनल अपने तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो भाई, ढाल की बात करते हैं। तो ढाल में हो जाएगा क्या? उत्तर पूर्व से दक्षिणी पूर्व, किसकी ढाल है? मरुस्थल की, उत्तर पश्चिम मरुस्थल की, और ये हो जाएगा पार्श्ववर्ती पश्चिम से पूर्व, और ये दक्षिण से उत्तर एवं उत्तर से पूर्व, ठीक है। तो याद रख लेना इतना, देखो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी एक बार नजर में याद रख लेना। बाकी जिले, ठीक है, 16 जिले किसमें? मरुस्थल के अंदर, अरावली के अंदर 13, ठीक है, और पूर्व मैदानी में 13, और इसमें हो जाएगा 6। हाइट याद रखना, आजकल देखो हाइट पूछी जाती है, हाइट काफी बार पूछ ली गई है, तो याद रखना
जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है इसकी जो हाइट होगी वो 150 मीटर से 380 हो जाएगा। अरावली की अधिकांश है, ठीक है, तो 930 मीटर, कितनी 930 मीटर याद रखना। और ये हो जाएगा 200 से 500 मीटर, और ये 450 से 600 मीटर। तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। नदियाँ याद रख लेना, वर्षा याद रखो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे हम ठीक है जलवायु के जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो इसमें जो प्रमुख नदी जो हो जाएगी पश्चिम में गरगर लूनी, और इसमें हो जाएगी बनास, इसमें बनास मानगंगा माही और चंबल। ठीक है, और इसमें चंबल पार्वती आहू कालीसिंध और परवन। जलवायु देखो शुष्क होगी और अशुष्क हो जाएगी, इसमें उपाद्र हो जाएगी, इसमें आर्द्र हो जाएगी, और इसमें अति आर्द्र हो जाएगी। ठीक है, तो ये भौतिक प्रदेश देख लेने हैं, आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, मिट्टियाँ, ठीक है, मिट्टी वाले टॉपिक में मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। ये इसमें रेतीली बलुई मिट्टी होगी, काली भूरी पथरीली मिट्टी, ये जलोढ़ मिट्टी है, काली लाल कछारी मिट्टी। ठीक है, फसल बाजरा मोट और मक्का ज्वार गेहूं जो चना, ठीक है, मसाले सोयाबीन कपास। और इसमें जो विशेषता क्या विशेषता है, ठीक है, बालू का स्तूप है, बायोथर में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, किसमें अरावली। ठीक है, और ये बीड़ क्षेत्र, और ये लावा का पठार, ठीक है, दक्षिण पूर्वी पठार। चलो भाई अब बात करते हैं आगे। ठीक है, पश्चिम मरुस्थल की बात करते हैं। जो आपको पता होगा कि थार का ये अवशेष है 100% दोस्तों। जो थार का मरुस्थल है वो, ठीक है, अगर थार के मरुस्थल को 100% माना जाए तो 85% कवर करता है ओनली भारत, भारत। ठीक है, ओनली भारत कवर करता है 85%, जिसमें दोस्तों 62% तो राजस्थान में है। ठीक है, और 38% अन्य जगह है। ठीक है, थार के मरुस्थल के बारे में आपको याद रखना, 15% है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, 85% भारत के अंदर है। थार का मरुस्थल का जो हिस्सा है 85% भारत के अंदर है, और जिसमें 62% राजस्थान के अंदर है। और बचा कितना है, तो आप बोलोगे सर 38, 38 अन्य राज्यों में। ठीक है, भारत के 15% पाकिस्तान में हो जाएगा। जो वनस्पति पाई जाती है वो जीरो फाइट पाई जाती है, मतलब मरुद भी बोल सकते हो। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ये क्वेश्चन आया हुआ है तो याद रखना, प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो थार का मरुस्थल आपको याद हो जाना चाहिए कि 85% तो ये है ही। ठीक है, तो 62, 38। इसके जो ढाल है उसकी हमने बात कर ली थी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की और, या लूनी नदी का ढाल। देखो कौन कौन से जिले हैं जिसमें दोस्तों थार मरुस्थल का विस्तार है। एक तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, पाली, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अनूपगढ़, बालोतरा, फलौदी, जोधपुर ग्रामीण, पश्चिमी ब्यावर और डिडवाना और कुचामन। ठीक है, तो एक बार सरसरी निगाह से देख लेना है ये चीजें, बाकी इतनी डिटेल से नहीं पूछा जाएगा एग्जिट। चलो भाई, मरुस्थल के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो देखो, यह मरुस्थल विश्व में, थार के मरुस्थल की बात कर रहे हैं, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता व सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। थार का मरुस्थल सर्वाधिक क्षेत्रफल में सर्वाधिक जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश है ये। ठीक है, और यह अरावली की वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और यहाँ आधात्विक खनिज की प्रधानता है, धात्विक की नहीं, आधात्विक। ठीक है, तो जैव विविधता, सर्वाधिक जनसंख्या, वृष्टि छाया, किसमें अरावली की वृष्टि छाया में ये स्थित है, और आधात्विक खनिजों की प्रधानता इसमें पाई जाती है। ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने पश्चिम मरुस्थल को रुक्ष क्षेत्र की संज्ञा दी है। पूछ लिया जाए कि रुक्ष क्षेत्र की संज्ञा किसने दी, तो ईश्वरी प्रसाद सिंह ने रुक्ष क्षेत्र की संज्ञा दी थी। और हैन सांग, ठीक है, हैन सांग ने इस क्षेत्र को गुजरात प्रदेश की संज्ञा दी है। किसने दी, हैन सांग ने, ईश्वरी सिंह ने रुक्ष क्षेत्र की। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जो आपको याद है, अरावली की वृक्ष छाया आधात्विक खनिज की इसमें प्रधानता, न कि धातु की। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं थार का जो महत्व है वो क्या है। भारत में मानसून को आकर्षित करता है क्या, थार का मरुस्थल। और भारत में ऋतुओं के चक्कर को नियंत्रित करता है कौन, थार का मरुस्थल। तो अगर पूछ लिया जाए स्टेटमेंट में तो याद रखना, मानसून को आकर्षित करता है और ऋतुओं के चक्कर को नियंत्रित करता है। चलो भाई, मरुस्थल का वर्गीकरण बात करते हैं। देखो शुष्क, ठीक है, शुष्क मरुस्थल हो जाएगा, जिसकी हमने बात कर ली थी कि बालू का स्तूप युक्त, बालू का स्तूप मुक्त। ठीक है,
25 सेमी वर्षा इसमें हो ही जाएगी। और अरसू जिसमें गग्गर, शेखावटी, नागौरी और गोडवाड़ा, ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। चलो भाई, अब आ जाओ शुष्क मरुस्थल, ठीक है, रेड क्लिफ रेखा से 25 सेमी समवर्षा रेखा, ठीक है दोस्तों, जो शुष्क और अर्धशुष्क को डिवाइड करती है, मतलब शुष्क और अर्धशुष्क में 25 सेमी रेखा इसको विभाजित करती है। तो ये आपको याद रखना। बालू का स्तूप मुख्य क्षेत्र, देखो बालू का स्तूपों की जो आकृति होती है उससे संबंधित है। तो अब बात करते हैं बालू का स्तूपों के बारे में। एक एक बालू का स्तूप को बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ने वाले हैं, और याद रखना दोस्तों, इनमें से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो भाई, बरखान की बात करते हैं, ठीक है। तो बरखान की बात करते हैं तो याद रखना, बरखान की जो हाइट हो जाएगी सर्वप्रथम, यस, ठीक है, समवर्षा याद रखूंगा, जो 20 से 35 समवर्षा के मध्य है बरखान, ठीक है। और मरुस्थल में पवनों के सामने बनने वाली अर्धचंद्राकार, ठीक है। तो अर्धचंद्राकार है, देखो पूरा चंद्राकार तो है नहीं, पूरा तो चंद्रा बन नहीं रखा, तो आप बोलोगे सर पूरा नहीं बन रखा, तो आधा बन रखा है ना, तो आप बोलोगे सर आधा बन रखा है ऐसा, ठीक है। तो बरखान हो जाएगा अर्धचंद्राकार। और क्या क्या इसकी विशेषता है ये भी आपको याद रखना है। देखो बरखान मोस्ट इंपॉर्टेंट बालू का स्तूप है, क्योंकि दोस्तों ये सर्वाधिक गतिशील है, मतलब बहुत गति से बनता है, जिनके द्वारा दोस्तों सर्वाधिक मरुस्थलीकरण होता है, और सर्वाधिक नुकसानदायी भी ये है, ठीक है। कौन कौन से क्षेत्र में इसकी अधिकता पाई जाती है, मतलब अधिकांश तो भालेरी, चूनू, चूरू, नीम का थाना, देशनोक और लूणकरण, ठीक है। तो ये याद रखना, बरकान 20 से 35 समवर्षा रेखा के मध्य, और मरुस्थल के सामने दोस्तों अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, ठीक है। अर्धचंद्राकार की बात करें तो वो बरखान हो जाएगा, सर्वाधिक गतिशील है, ठीक है, मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है, सर्वाधिक नुकसानदायी भी यही है। तो भालेरी, ठीक है, फिर नीम का थाना, फिर देशनोक, तो ये आपको याद रखना है। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए, अब तक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अनुप्रस्थ की। देखो अनुप्रस्थ क्या है, अनुप्रस्थ है पवनों की दिशा के समकोण, ठीक है, मतलब समकोण बनेंगे। तो देखो यहाँ से अगर दोस्तों इधर से हवा चली, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दोस्तों ये डिजाइन बन जाएगी, बालों का स्तूप होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा अनुप्रस्थ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, आपने देखा भी होगा मरुस्थल के अंदर इस तरीके की डिजाइन, ठीक है। तो ये समकोण टाइप की ये लंबवत आकृति बन जाएगी। देखो कहाँ कहाँ पर है अनुप्रस्थ, तो पोंगल जो बीकानेर में, रावतसर हनुमानगढ़ में, और सूरत ये गंगानगर में हो जाएगा, ठीक है। तो पवनों की दिशा के समकोण, तो आप बोलोगे सर अनुप्रस्थ। चलो बताओ भाई अर्धचंद्राकार, तो आप बोलोगे सर बरखान। 20 से 35 सेमी वर्षा के ये मध्य है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, सर्वाधिक गतिशील है, ठीक है, मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है, सर्वाधिक नुकसानदायी है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर है, तो भालेरी, चूरू, ठीक है, फिर नीम का थाना है, ठीक है, फिर देशनोक है। तो भालेरी, चूरू और नीम का थाना, फिर देशनोक, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको याद रखना है बरखान। तो बढ़ते हैं अब आगे। तो अनुप्रस्थ हो गया, अनुप्रस्थ याद रखना समकोण, ठीक है, पवनों की दिशा के समकोण। तो ये हो जाएगा पोंगल, फिर रावतसर, फिर सूरतगढ़। तो पोंगल हो जाएगा बीकानेर में, रावतसर हो जाएगा हनुमानगढ़ में, और सूरत हो जाएगा गंगानगर के अंदर। तो यहाँ तक चीजें कंप्लीट हो गई होगी। अब बात करते हैं आगे अनुदैर्ध्य। देखो अनुदैर्ध्य बोल दो या पवनानुवर्ती बोल दो या रेखीय बालू का स्तूप बोल दो, एक ही बात है। अनुप्रस्थ की हमने बात कर ली, तो अनुप्रस्थ आप बोलोगे सर समकोण, ठीक है, पवनों की दिशा के जो समकोण बनेंगे वो अनुप्रस्थ हो जाएगा, और ठीक है अर्धचंद्राकार बनेगा वो बरखान हो जाएगा, ठीक है। अब आ गए अंधेरिये या पवनानुवर्त या रेखीय बालू का स्तूप, ठीक है। सर्वाधिक जो विस्तार है इसका ये हो जाएगा जैसलमेर में, ठीक है। सभी बालू का स्तूप में जो सबसे हाइट पे होगा, मतलब जो सबसे ज्यादा हाइट पे होगा वो हो जाएगा अनुदैर्ध्य, ठीक है, जिसको पवनानुवर्त रेखीय बालू का स्तूप भी बोलते हैं। सबसे ऊंचे होंगे ये अनुदैर्ध्य, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। देखो ये रास्ता हो गया, ठीक है, ये कारवा गासी मार्ग जिस पर दोस्तों ऊँट चलते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और ये पवनानुवर्त, ठीक है, जिसकी हमने बात कर ली थी, ठीक है। तो ये दोहरे हुए थे, ठीक है, ये समांतर दोनों आमने सामने, ठीक है। तो बस ये आपको याद रखना है, दो रेखे स्तूपों के बीच, ठीक है, मतलब दो स्तूपों के बीच दोस्तों जो बीच में से दोस्तों जो रास्ता होगा जिसको बोलेंगे घासी और कारवा, इनके बीच
तो ये आपको याद रखना है, जिसमें दोस्तों घासी और कारवा, ये याद रखना जहाँ पर ऊँट चलते हैं, ठीक है, वह मार्ग जिस पे दोस्तों ऊँट चलते हैं, तो ये आपको याद रखना है, वो जो है घासी कारवा उसको बोलते हैं। ये भी एक शब्दावली है, काफी बार पूछ ली जाती है कि दोस्तों घासी और कारवा किसको बोलते हैं, ठीक है। तो मरुस्थल में याद रखना, मरुस्थल में दोस्तों दो बालू का स्तूपों के बीच दोस्तों जो रास्ता होता है जिस पे ऊँट चलते हैं, वो हो जाएगा घासी और कारवा, ठीक है। तो याद रखना सर्वाधिक जैसलमेर के अंदर, ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई पर अनूदेरी हो जाएगी। अब बात करते हैं तारा बालू का स्तूप, ठीक है। तो 10 सेमी से 20 मीटर ऊंचे ये होते हैं, ठीक है। तो हाइट की बात करते हैं तो 10 सेमी से 25 मीटर ऊंचे ये होते हैं। तारा मतलब तारों के समान इसकी आकृति होती है। तो याद रखना ये अनियमित हवा चलती है, मतलब कोई दिशा नहीं होती, किधर से भी हवा चल जाती है, और दोस्तों तारेनुमा बालू का स्तूप बन जाते हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक हो जाएंगे सूरतगढ़ के अंदर, तो जैसलमेर में सूरतगढ़, और ये हो जाएगी जैसलमेर में एक तो मोहनगढ़ और एक पोखरण, ठीक है। तो ये दो जगह हैं जहाँ पर इनकी अधिकता पाई जाती है। तो अनियमित हवा जो चलती है वो सूरतगढ़ में चलती है ज़्यादा। तो ये आपको याद रखना है। और जैसलमेर में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखना है ये जैसलमेर में मोहनगढ़ एक स्थान है और पोखरण एक स्थान है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई। बरखान बताओ भाई, तो आप बोलोगे सर बरखान हो जाएगा 20 से 35 सेमी, ठीक है, 20 से 35 सेमी, ठीक है, 20 से 35 सेमी समवर्षा के मध्य ये है, ठीक है। और उसके बाद हमने बात की है बरखान, देखो अर्धचंद्राकार बरखान हो जाएगा, ठीक है। अनुप्रस्थ तो आप बोलोगे सर पवनों की दिशा के समकोण, ठीक है, जो पुंगल हो जाएगा, रावसर हो जाएगा, ठीक है, और फिर सूरतगढ़ हो जाएगा, उसकी हमने बात कर ली है। अनुदैर्ध्य तो बताओ भाई, अनुदैर्ध्य तो आप बोलोगे सर अनुदैर्ध्य सबसे ऊंचे जो बालू का स्तूप होंगे वो अनुदैर्ध्य हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हमने बात की है तारा नुमा बालू का स्तूप, ठीक है। तो ये कहाँ पर है सर्वाधिक, ठीक है, अनियमित हवा से ये बनते हैं, मतलब किधर से भी हवा चली जाती है, ठीक है। तो मतलब एक तारा नुमा आकृति बन जाती है। तो बस ये आपको याद रख लेना है, ये मोहनगढ़ और पोखरण में अधिकांश बनते हैं। और सर्वाधिक जो अनियमित हवा चलती है वो चलती है सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर। उसकी हम बात करेंगे आगे, जलवायु का जो टॉपिक पढ़ेंगे इसके जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें, ठीक है, कि सर्वाधिक जो हवाएं आंधियाँ चलती है, ठीक है, कहाँ आती है, ठीक है, और कौन कौन से जिले में कितने कितने दिनों तक। अब बात करते हैं पैराबोलिक या वलयकार बोल दो, बरखान की उल्टी, मतलब देखो बरखान तो हो जाएगा अर्धचंद्राकार, और ये हो जाएगा महिला के हेयर पिन के समान। ये आपका याद रखना, बरखान का जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक हो, ठीक है, बरखान का जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, बरखान की उल्टी दिशा या बरखान की उल्टी आकृति, ठीक है, और महिला के हेयर पिन के समान याद रखना पैराबोलिक। राजस्थान में सभी प्रकार के जो बालू का स्तूप, ठीक है, राजस्थान के सभी बालू का स्तूप युक्त जिलों में पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखना। और राजस्थान में पैराबोलिक बालू का स्तूप सर्वाधिक पाए जाते हैं, पैराबोलिक बालू का स्तूप सर्वाधिक पाए जाते हैं, इन्हें पर, परवलयकार बालू का स्तूप भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना, राजस्थान के सभी बालू का स्तूप युक्त जिलों में पाए जाते हैं, ठीक है। चलो भाई बताओ, सर्वाधिक जो बालू का स्तूप है, सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं और सभी प्रकार के। देखो सर्वाधिक जो बालू का स्तूप है वो जैसलमेर में, ठीक है, सर्वाधिक प्रकार के तो याद रखना जोधपुर में। तो ये दोनों चीजें आपको याद रख लेनी है, एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट। चलो भाई सीप, ठीक है, सीप एक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है, ठीक है, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, ठीक है, जिसके हमने बात कर ली थी कि तो सबसे जो ऊंचे होंगे वो जाएंगे अनुदैर्ध्य, ठीक है, घासी कारवा मैंने बताया था आपको, ठीक है, एक भुजा होगी सीप की, ठीक है। बरखान के निर्माण के समय जब पवन की दिशा परिवर्तित होती है तो बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है, इसे ही सीप बोलते हैं, ठीक है। बरखान की हमने बात कर ली, तो आप बोलोगे सर बरखान हो जाएगा एक चंद्राकार, मतलब इस तरीके से ये आकृति हो जाएगी बरखान की, ठीक है। तो इसमें दोस्तों क्या होगा, जब बरखान का निर्माण होता है तो एक जो भुजा है वो आगे की ओर बढ़ जाती है, ठीक है, ठीक है, तो एक भुजा कट जाएगी, ठीक है, तो इसमें एक ही भुजा रहेगी ओनली, क्या एक ही भुजा रहेगी,
ये आपको याद रखना है। तो एक ही भुजा रहेगी तो जो आकृति बनेगी उसको बोलेंगे सीप। ठीक है, तो ये एक भुजा यहाँ पर नहीं रहेगी, मतलब एक ही भुजा रहेगी इसकी। तो ये आपको याद रखना है। बरखान के निर्माण के समय जो एक भुजा आगे बढ़ जाएगी वो हो जाएगी, ठीक है, सीप। तो बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया? तो आप बोलोगे सर बरखान पढ़ लिया, क्या होगा? अर्धचंद्र का। उसके बाद बरखान के बाद हमने पढ़ा है क्या? अनुप्रस्थ। तो आप बोलोगे सर पवनों की दिशा के समकोण अनुदैर्ध्य, तो आप बोलोगे सर दो पवनांतर बालू का स्तूप के मध्य, ठीक है, जिसपे दोस्तों जो रास्ता होता है उसमें घासी कारवा बोलते हैं, जिसपे ऊँट चलते हैं, वहां पर बनते हैं। ठीक है, और उसके बाद तारानुमा, ठीक है, उसके बाद पैराबोलिक, वलयकार, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। और सीप, ठीक है, जो एक भुजा हो जाएगा सीप। तो याद तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए, अब तक सब करेंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। चलो भाई, सब्र काफी, ठीक है। तो किसको बोलते हैं सब्र काफी? याद रखना, छोटी छोटी झाड़ियों व घास के चारों तरफ बालू का स्तूप बनने की जो आकृति होती है उसको बोलेंगे सब्र काफी। ठीक है, छोटी छोटी झाड़ियां होती है जिसके आसपास दोस्तों घास के जो, ठीक है, छोटी छोटी झाड़ियां व घास के चारों तरफ बालू का स्तूप से बनने वाली आकृति सब्र काफी। नेवखा, वनस्पति एक तरफ बालू का स्तूप से बनने वाली आकृति, ठीक है। ठीक है, वनस्पति के एक तरफ बनती है नेवका, तो ये हो जाएगा। ठीक है, नेवका की हमने बात करें। नेटवर्क, लगातार बालू का स्तूप की आकृति, ठीक है, लगातार बालू का स्तूप की आकृति, जिसको बोलेंगे नेटवर्क बालू का स्तूप। ठीक है, कौन सा स्थान है? तो याद रखना हनुमानगढ़, जिसमें मोहनगढ़, पोखरण व गंगानगर के सूरतगढ़ में। तो ये आपको याद रखना है। नेटवर्क जो लगातार बनते हैं, ठीक है, तो याद रखना हनुमानगढ़ में, जिसमें मोहनगढ़, पोखरण व जैसलमेर। नेवखा एक तरफ बनते हैं जो नेवखा हो जाएंगे। ठीक है, सब काफी छोटी छोटी झाड़ियों, ठीक है, याद रखना सब्र काफी छोटी छोटी झाड़ियों व ऊंचे, ठीक है, चारों तरफ जो बालू का स्तूप बनते हैं उसको बोलते हैं सब्र काफी। नेवका एक तरफ, नेटवर्क लगातार बालू का स्तूप की आकृति। देखो, ठीक है, कहाँ कहाँ? तो याद रखना नेटवर्क बालू का स्तूप, तो ये हो जाएगा हनुमानगढ़। ठीक है, तो मोहनगढ़, पोखरण क्षेत्र, गंगानगर के सूरतगढ़ में, तो ये हनुमानगढ़ गंगानगर हो जाएगा। अवरोधी, ठीक है, अवरोध के कारण रेत का जो जमाव हो जाता है उसमें जो बनने वाली आकृति है वो उसको बोलेंगे अवरोधी बालू का स्तूप। तो याद रखना कहाँ कहाँ ये बनते हैं। ठीक है, काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये हो जाएगा पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर, नाग पहाड़, बिचुन पहाड़। ठीक है, ये सभी अजमेर डिस्ट्रिक्ट में हो जाएंगे, तो याद रखना पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर, नाग पहाड़ और बिचुन। ठीक है, सभी प्रकार के जोधपुर में, सर्वाधिक जैसलमेर के अंदर, जिसकी हमने बात कर ली थी। चलो भाई, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र 41.5। ठीक है, इर्ग, याद रखना कुछ जो बालू का स्तूप है इनको याद रख लेना। ठीक है, आकृतियां देखो, इर्ग पूर्णतः रेतीला मरुस्थल होता है, ठीक है, जो सर्वाधिक पाया जाएगा जैसलमेर में। हम्मादा, हम्मादा की बात करते हैं। हम्मादा, तो ये हो जाएगा फलोदी, बालोतरा और पोखरण। ठीक है, ये पथरीला मरुस्थल, क्या है? ये पथरीला मरुस्थल है। तो इर्ग क्या है? पूर्णतः रेतीला मरुस्थल है इर्ग, और हम्मादा पथरीला मरुस्थल है। रेग बोल दो या मिश्रित बोल दो, ठीक है, रेग बोल दो या मिश्रित, मिश्रित बोल दो। ठीक है, रेग बोल दो या मिश्रित मरुस्थल बोल दो। ठीक है, तो ये बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर और सीकर, झुंझुनू। ठीक है, याद रख लेना। चलो भाई, बात करते हैं। देखो 10 सेमी समवर्षा रेखा, ठीक है, पश्चिमी सीमा को निर्धारित 25 सेमी रेखा उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को शुष्क में अशुष्क में बांटती है। 50 सेमी रेखा याद रखना राजस्थान को दो भागों में बांटती है, पूर्वी और पश्चिमी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 10 सेमी पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है ओनली। ठीक है, 10 सेमी पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है, और 25 सेमी जो है वो शुष्क और अशुष्क में बांटती है। 50 सेमी दो भागों में बांटती है। तो ये आपको याद रखना, पश्चिमी सीमा का निर्धारण 10 सेमी, शुष्क अर्धशुष्क ये 25 सेमी, और 50 पूर्व और पश्चिमी। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो अर्धशुष्क में, अर्धशुष्क में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, और थोड़ी सी एडवांस चीजें आपको यहाँ पर देख लेनी है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको और
सही साइज कर लेता हूँ तो आपको देखने में सही रहे। चलो भाई, अर्धशुष्क में देखो गरगर, शेखावटी, नागौरी और लूनी, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, जो निर्माण है किस नदी से हुआ है, तो याद रखना गरगर से। जिले कौन कौन से जिले में है, ठीक है, तो याद रखना गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़। विशेषता क्या है, सेम की समस्या होती है गरगर बेसिन में। ठीक है, नाली, ठीक है, ये आपको पता ही होगा कि घरघर नदी का जो अपवाद क्षेत्र है उसको नाली बोलते हैं, और काटी भी इसी क्षेत्र में हो जाएगा। ठीक है, उसी के बाद बात करते हैं शेखावटी का अंत प्रवाह, जिसमें कांतली, रूपनगढ़, मेंथा नदियों का इसमें मतलब सम्मिलित है। इसी से शेखावटी का अंत प्रवाह का निर्माण हुआ है। सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना इसमें हो जाएगा, जिसमें दोस्तों जोहड़ शेखावटी क्षेत्र में पाया जाए, तोरावटी, सरोवर, ठीक है, भीड़, इसके हम आगे बात करेंगे। नागौरी उच्च भूमि, ठीक है, तो याद रखना प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि नागौरी उच्च भूमि की हाइट कितनी है, तो याद रखना 300 से 500। ठीक है, नागौरी उच्च भूमि 300 से 500 याद रखना, न कि 200, 300, 700। ठीक है, 300 से 500 याद रखना। तो अवशिष्ट पहाड़ियाँ, ठीक है, 3 अवशिष्ट पहाड़ियाँ इसमें मिलती है, तो ये आपको याद रखना नागौरी में। तो कौन कौन सी श्रेणी है ये आपको याद रखना 3 पहाड़ियों की, तो याद रखना एक तो मकराना जो संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, एक जायल जो फ्लोराइड के लिए, और एक मांगलोद जो जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें हार्ड पिन, कुबड़ पट्टी और बाका पट्टी आ जाएगी। ठीक है, जो अजमेर से जायल तक है, मतलब अजमेर और नागौर के बीच है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नागौर याद रख लेना, लूनी बेसिन, जिसमें लूनी बेसिन, ठीक है, पाली, जोधपुर और बालोतरा, साचो, ये इसका क्षेत्र हो जाएगा। इंसेनबर्ग इसमें पाया जाएगा लूनी बेसिन में। ठीक है, तो गग्गर की में, तो गग्गर बेसिन में तो गग्गर की प्रधानता हनुमानगढ़ गंगानगर साइड में ही हो ही जाएगा, सेम की समस्या ये बिल्कुल है। ठीक है, शेखावटी में कांतली, रूपनगढ़ और मेंथा नदी, कांतली, रूपनगढ़, मेंथा नदी हो ही जाएगी। सीकर, चूरू में ये है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है नागौरी उच्च भूमि, याद रखना। देखो नागौरी उच्च भूमि, ये दो तो आपको याद हो जाएंगे, गग्गर और शेखावटी वाली। नागौरी में थोड़ा सा आपको देखना है, 3 जो श्रेणी हो जाएगी, मकराना श्रेणी, जायल और मांगलोद। ठीक है, तो 3 श्रेणियां इसमें प्रमुख है नागौरी उच्च भूमि में। ठीक है, मकराना, जायल और मांगलोद, 3 अवशिष्ट। ठीक है, 300 से 500 हाइट हो जाएगी। तो मकराना जो संगमरमर के प्रसिद्ध है, जायल फ्लोराइड के लिए, ठीक है, जायल फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है, और मांगलोद जिप्सम के लिए प्रसिद्ध। लोनी बेसिन की हमने बात कर ली है। चलो अब बात करते हैं आगे। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई हुई, चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। जब हम जो भी बात कर रहे हैं बिल्कुल एग्जाम पर्पज से बात कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों क्लास बनाओ अगर मैं दोस्तों बीच में दोस्तों और भी आपकी जो फालतू चीज़ें करूँ, तो लगभग ये क्लास बन जाएगी आपकी 2-3 घंटे की आराम से। ठीक है, तो देखो मेरा ऐसा कोई पर्पस नहीं है, मेरा काम है दोस्तों जो आपके लिए आया हो, मतलब जो अपना काम है वो मैं करूँगा। ठीक है, और बस आपको ये ध्यान रखना है, जो अपना कंटेंट है उसी को ध्यान में रखना है आपका दोस्तों। 1-1 मिनट कीमती है, तो फालतू की कोई बात नहीं होगी। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड हम बात करने वाले हैं ओनली। ठीक है, तो आपने देखो मेरे कोई सी वीडियो देख लो जिसमें तो मैंने कोई भी फालतू बात नहीं की है, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है वो चीज़ें मैंने आपको बताई है, वो तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम हॉल में पता चलेगा कि अपना कंटेंट क्या है। ठीक है, तो बस वही मैं आपको बात करता हूँ। अगर कोई भी चीज़ आपको लगती है कि इसमें दोस्तों ये चीज़ कम है, तो दोस्तों कमेंट में बता सकते हो, मैं और भी उसमें सुधार करूँगा। लेकिन दोस्तों मैं अपना बेस्ट देने के लिए आपको तैयार रहता हूँ कि मैं बेस्ट से बेस्ट दूँ, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आए। ठीक है, कम टाइम में और बिना कोई फालतू चीज़ गवाए आपको दोस्तों, आपको बेहतरीन कंटेंट मिले। ठीक है, तो बस यही है अपनी एक क्लास में दोस्तों। वैसे दोस्तों एक टॉपिक पर 10-10 क्लास भी बन सकती है, लेकिन दोस्तों मैंने एक ही क्लास में कंप्लीट किया। ठीक है, फालतू बकवास न करके दोस्तों, जो जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है वही चीज़ें मैंने आपको बताई। चलो भाई आ जाओ। घर्घर बेसिन, सेम की समस्या। ठीक है, मतलब जलमग्न क्षेत्र क्या होता है, सेम की समस्या, ये भी आपको याद रखना है। सभी ने सुना होगा सेम की समस्या के बारे में। ठीक है, अधिक सिंचाई के कारण भूमि जल की जो मात्रा के जो स्तर होता है वो बढ़ जाता है और पुनः धरातल पर निकल कर आता है। ठीक है, और दलदलीय क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, तो याद रखना उसे सेम की समस्या कहते हैं। तो बस ये आपको याद रखना है। चलो भाई, सेम की समस्या जो सर्वाधिक है बटोबल कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में, फिर गंगानगर में, अनूपगढ़, फिर बीकानेर हो जाएगा। ठीक है, नोट याद रखना, बटोबल में राजस्थान का दूसरा पक्षी अभ्यारण्य बनने जा रहा है। ठीक है, बटोबल, बटोबल कहाँ पर है, हनुमानगढ़ के अंदर है। चलो भाई बताओ पहला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो आप बोलोगे सर केवला देव है, सीधा सीधा याद रखना। ठीक है, केवला देव, पक्षियों की प्रजनन स्थली केवला देव।
चलो भाई आ जाओ, पहला केवलादेव हो जाएगा। ठीक है, इसका जो निवारण है क्या है, इंडो उच्च जल निकासी परियोजना। ठीक है, 2003 में ये लागू हुई थी, किसकी सहायता से, नीदरलैंड की सहायता, सफेद के पौधे लगाए। ठीक है, इसकी समस्या के लिए, सेम की समस्या के लिए। ठीक है, सेम की समस्या क्या है वो मैंने बात कर ली है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, बटोबल, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना इंडो, ठीक है, उच्च जल निकासी परियोजना 2003 में, हेल्प की सहायता से, किसकी सहायता से, नीदरलैंड की सहायता से। चलो भाई नाली, ठीक है, गरगर नदी के जो अफवाह को पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है, याद रखना गरगर नदी के जो अफवाह है उसको राजस्थान में क्या कहा जाता है, नाली कहा जाता है। और काटी और बग्गी, देखो गरगर नदी के पास जो चिकनी व उपजाऊ मिट्टी होती है उसको बोलते हैं बग्गी, तो याद रखना, बग्गी पूछ ले जाए, गरगर नदी के पास जो चिकनी और उपजाऊ मिट्टी है उसको बग्गी बोलते हैं। चलो आ जाओ, गरगर बेसिन थार मरुस्थल का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है, ये याद रखना, क्योंकि यहाँ भूरी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी आपको पता ही होगा कि दोस्तों, ये जलोढ़ मिट्टी राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। राजस्थान के पूर्वी भाग में पाई जाती है, जयपुर अलवर साइड में। ठीक है, अलवर भरतपुर साइड में, तो ये आपको याद रखना है। जिसके बारे में मैंने बात कर ली थी, जलोढ़ मिट्टी के बारे में, मिट्टियां मैंने पढ़ाई थी तो उसमें सारी मिट्टियां मैंने इंक्लूड कर दी। देखो शेखावटी का अंतर प्रवाह, कौन कौन से चीजें आएंगी, जोड़ पता ही होगा। शेखावटी क्षेत्र में कच्चे को जोड़ बोलते हैं। और देखो जोड़ वाले बाबा याद रखना, राजेंद्र सिंह। तोरावटी कांतल नदी बेसिन या आसपास का जो क्षेत्र हो जाएगा वो हो जाएगा तोरावटी, सीकर, नीम का थाना और झुंझुनू इसमें आ जाएगा। ठीक है, सर या सरोवर, शेखावटी में तालाबों को सर या सरोवर कहते हैं। देखो बीड़, झुंझुनू में चारा गांव भूमि को बीड़ बोलते हैं। नागौरी उच्च भूमि याद रखना, 300 से 500 इसकी हाइट हो जाएगी। तीन इसके अंदर जो पहाड़ियाँ हैं वो आपको याद रखना है, मांगलोद याद रख लेना। ठीक है, मांगलोद याद रख लेना। उसके बाद हमने बात की है मांगलोद, और कौन कौन सी पहाड़ियाँ है, ठीक है, मांगलोद जो जिप्सम के लिए, और एक मकराना हो गई, ठीक है, और एक फ्लोराइड के लिए जो प्रसिद्ध है, बताओ भाई तुम, तो वो भी आपको बताना है। ठीक है, तीन पहाड़ियाँ है। चलो भाई आ जाओ, कोबड़ पट्टी याद रखना, नागौर से अजमेर के बीच फ्लोराइड की एक पट्टी है जो सर्वाधिक, देखो कहाँ से, जायल से पुष्कर तक। ठीक है, नागौर से अजमेर। चलो भाई हार्ड पिन, हार्ड पिन क्या है, याद रखना, नागौर से बीकानेर के बीच एक जिप्सम की पट्टी है जिसको हार्ड पिन भी कहा जाता है, नागौर से बीकानेर के बीच। और अजमेर से नागौर के बीच कोबड़ पट्टी, बाका पट्टी भी बोलते हैं, हाथ बेल्ट भी बोलते हैं उसको। चलो भाई, लोनी बेसिन या गोडवाड़ा बेसिन, ठीक है, याद रखना, लोनी बेसिन बोल दो या गोडवाड़ा बेसिन बोल दो। देखो नरसिंहपुरा पहाड़ और हिंगलाज का मंगरा, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ये नरसिंहपुरा है। ठीक है, ये गोडवाड़ा बेसिन और लोनी बेसिन से संबंधित है। पूछा गया था कि कौन से, देखो नरसिंहपुरा का पहाड़ और हिंगलाज का मंगरा कौन से बेसिन में, तो याद रखना लोनी बेसिन में। चलो भाई इनसे लूनी नदी, लूनी जो बेसिन है उसके आसपास, जिसमें दोस्तों बाड़मेर, जालोर, मालानी, रायलो, लाइट ग्रेनाइट प्रकार की गुम्बद, ठीक है, चट्टानें पाई जाती है। देखो छप्पन की पहाड़ी है, याद रखना, छप्पन की पहाड़ी की हम बात करते हैं, जो मोकलसर, ठीक है, मोकलसर बालोतरा से तक है। ठीक है, मोकलसर से सिवाना बालोतरा तक है, और ये गोलाकार पहाड़ी है, याद रखना, छप्पन की पहाड़ी है जिसकी आकृति कैसी है, गोलाकार। काफी बार पूछ लिया गया। कालाबुरा डूंगर, लूनी बेसिन के पूर्व में पाली में स्थित है कालाबुरा डूंगर। चलो भाई अन्य तथ्य याद रखना, पलाया जिले, ठीक है, तो याद रखना पलाया जिले बोलते हैं बड़ी झीलों को, और रन बोलते हैं छोटी झीलों को। ठीक है, खड़ीन बोलते हैं, ठीक है, जो जैसलमेर में जो खेती की जाती है। ठीक है, पलाया जिले। देखो याद रखना, जो रेगिस्तान में छोटे छोटे गड्ढे होते हैं उसके अंदर जो पानी जमा होता है, ठीक है, और वो सूखने के बाद दोस्तों क्या कहा जाता है, पलाया। ठीक है, मतलब दोस्तों सूखने के बाद जो उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है, उसमें जो खेती की जाती है वो हो जाएगी, ठीक है, कौन सी खेती, वो खड़ी खड़ीन हो जाएगी। ठीक है, जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं उसको तो रन बोलेंगे, जो बड़े बड़े गड्ढे होंगे उसमें दोस्तों पलाया बोलेंगे। ठीक है, उसका पानी सूख जाने के बाद जो उपजाऊ मिट्टी
बचती है उसमें जो कृषि की जाती है वो होती है क्या, खड़ीन की कृषि। कौन करता है, तो याद रखना जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मण करते हैं और 15वीं शताब्दी से स्टार्ट है। ठीक है, गेहूं चना और रबी की फसल के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो चले हम आगे। चैनल पर तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए, अब तक सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टाड़, ठीक है, टाड़ क्या है, ठीक है, बालू का स्तूप है। बीच में दोस्तों जो दलदली वो लवणीय अनुपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है, वो हो जाएगी टाड़। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कहाँ कहाँ पाया जाए, जैसलमेर में पोखरण और भाकरी है, फलोदी में बाप हो जाएगा, चूरू में तालछापर, सुजानगढ़ और पेरियार। ठीक है, इंसेरबर्ग, इंसेरबर्ग देखो ढाल नुमा पाई जाने वाली खड़ी चट्टान को बोलते हैं इंसेनबर्ग। ठीक है, अब बात करते हैं वजादा, नीचे निम्न भूमि वाला जो क्षेत्र होता है, ठीक है, जहाँ पर्वत का जल आकर गिरता है उसको बोलते हैं वजादा। ठीक है, जितने भी शब्दावली वो सारी शब्दावली आपके सामने आने वाली, एक भी चीज नहीं छोड़ने वाले साथियों। ठीक है, अपना कंटेंट दोस्तों आपको किसी को पेड कोर्स से कम नहीं मिलेगा। गिरिपथ की बात करते हैं, रेगिस्तान का जो नीचे वाला भाग होता है या स्थान होता है उसको गिरिपथ। बालसन, पहाड़ी के बीच जो जल बेसिन को बोलते हैं क्या, बालसन। देखो बालसन का एक उदाहरण है वो हो जाएगा क्या, सांबर। ठीक है, इसके चारों ओर क्या है दोस्तों, पहाड़ियां है, बीच में क्या है, सांबर झील हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट उदाहरण है याद रखना बालसन। पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में बालसन का सबसे बेस्ट उदाहरण कौन सा है, तो याद रखना सांबर झील। चलो भाई, जल पट्टी और लाठी सीरीज। ठीक है, पोखरण क्षेत्र में दोस्तों सेवन घास के सूखने के बाद दोस्तों लिलोन बोलते हैं, पौष्टिक व ऊंची घास है। और याद रखना जो जल पट्टी है, ठीक है, जो रेगिस्तान में पाई जाती है वो गोडवा, ठीक है, गोडवाड़ा की शरण स्थली हो जाएगी। ठीक है, सेवन घास इसमें पाई जाती है और सेवन घास को सूखने के बाद लिलोन बोलते हैं। ठीक है, ये पौष्टिक और ऊंची घास है और पोखरण क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। वैदिक में तो वैदिक जो ग्रंथ है उसमें सरस्वती के अवशेष पाए जाते हैं, जैसे आपको पता होगा कि जो सरस्वती के अवशेष वो घग्गर नदी से मिलते जुलते हैं। ठीक है, और मीठा जल पाया जाता है, इसलिए इसको दोस्तों दोस्तों लाठी सीरीज के अंदर रखा गया है। ठीक है, जल पट्टी भी बोलते हैं इसको, मीठा जल जैसलमेर में। ठीक है, और जो खोज है वो काजिर संस्थान ने की थी, खोज। ठीक है, खोज, ठीक है, 2007 के अंदर। चलो अब बात करें नखलिस्तान, जल बेसिन जिसके चारों ओर हरा भरा क्षेत्र होता है, उदाहरण गजनेर झील। तो याद रखना नखलिस्तान के अंदर आता है, जिसके चारों ओर हरा भरा रहता है वो नखलिस्तान में गजनेर। आकड़वुड फ्रांसीसी पार्क, ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ विश्व के सबसे पुरानी लकड़ी के अवशेष मिले आकलवुड फ्रांसीसी। जुरासिक काल 18 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने वर्ष पुराना है, तो 18। ठीक है, उसमें 16 पॉइंट के समथिंग कुछ था, तो उसके जो नेरे जो नियर जो ऑप्शन था वही था। ठीक है, तो 18 करोड़ वर्ष में। बाप बोल्डर, ठीक है, स्थान है बाप, और बोल्डर हो जाएगा हिमोट। ठीक है, कले, मिट्टी का सबसे बारीक कण को बोलते हैं कले, और यह थर्मोकार्बनी फेरस काल के हिमोड बोल्डर के अवशेष मिले हैं यहाँ पे। चलो, पीवड़ा क्या है, सांप की एक प्रजाति है। ठीक है, रंग कौन सा होता है, तो पीला याद रखना, पीवड़ा का पीला। जैसलमेर में पाया जाता है दोहरिया, दोहरा या दरियल। तो लहरदार बालू का स्तूप को दोहरे व गतिशील बालू का स्तूप को दरियन बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना लहरदार को तो बोलते हैं दोहरे, और जो गतिशील होता है उसको दरियन बोलते हैं। देखो मरुस्थल का मार्च, ठीक है, मरुस्थल का जो मार्च होता है उसको बोलते हैं मरुस्थल का आगे बढ़ना। दिशा हो जाएगी दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व। ठीक है, दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व। ठीक है, तो ये वाली दिशा हो जाएगी दक्षिण पश्चिम से उत्तर। ठीक है, सर्वाधिक जो हो जाएगा वो हो जाएगा मार्च से जुलाई। ठीक है, प्रमुख कार्यक्रम याद रखना आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1985 से 90, 4 जिले 16 खंडों के अंदर ये चालू किया गया था। और मरु विकास कार्यक्रम तो याद रखना 1977-78 में 16 जिले 85 खंडों में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1985 में, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1985-90 के में, और मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाले साथियों। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब आगे। अब जो मोस्ट
टॉपिक रहने वाला है वो है अरावली। ठीक है, और अरावली को अच्छी तरीके से पढ़ जाना दोस्तों। अरावली में दो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आज के पढ़ने के बाद दोस्तों आपको अरावली में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है अरावली 3 भागों में डिवाइड है, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। ठीक है, और सारी चीज़ें आपको याद रख लेनी है, सारी जो चोटियाँ है वो भी याद रखनी है, क्योंकि चोटियों में से क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। ठीक है, ठीक है, ये जो पार्ट रहने वाला है अपना, ये अरावली का रहने वाला है। ठीक है, इसमें ये अरावली हो जाएगी, और इसमें जो जो जिले हो जाएंगे उसकी भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ये हो जाएगी अरावली। ठीक, तो एक बार आपको मैप के जरिए देख लेना, फिर अब चलेंगे इसके विस्तार के बारे में। चलो भाई, जितनी भी मैंने डिटेल जो सारा उठा के इसके अंदर ऐड कर दिया है। देखो अरावली की बात करते हैं, कितना क्षेत्रफल है, कितनी जनसंख्या है, वो तो हमने स्टार्टिंग में बात कर ली थी। ठीक है, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर दोस्तों ये क्या है, वलित पर्वतमाला है ये। ठीक है, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर वलित पर्वतमाला है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। समयानुसार इसको बोलेंगे प्राचीनतम पर्वतमाला, और वर्तमान में ये एक अवशिष्ट पदार्थ। ठीक है, कौन से काल में, तो याद रखना प्रीकैम्बियन काल में, और ये यूरेसिल प्लेट से अलग हुई थी। ठीक है, सीधे सीधे याद रख लेना, ये सारी जितने भी टर्म्स है ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछी गई। तो सबसे पहला जो काम होगा, इसके निर्माण समय, ठीक है, किस चीज़ से ये बनी है, तो ये आपको याद रखना है। फिर बात करेंगे कितना राजस्थान में परसेंटेज है, कौन कौन से जिलों से गुजरती है, वो बात की बातें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले निर्माण काल, तो आप बोलोगे सर ये निर्माण का वलित पर्वतमाला। ठीक है, निर्माण प्रक्रिया के आधार पे, निर्माण प्रक्रिया के आधार पे वलित पर्वतमाला थी, और समय अनुसार दोस्तों इसको अभी बोलेंगे कि प्राचीनतम, और ये एक अवशिष्ट पदार्थ के ये एक इससे है। ठीक है, काल प्रीकैम्बियन काल। ठीक है, यूरेसिल प्लेट से ये अलग हुई। ठीक है, तो इतनी बात याद रखना, वलित, प्राचीनतम, अवशिष्ट, प्रीकैम्बियन और यूरेसिल। ठीक है, वलित हो जाएगा, प्राचीनतम हो जाएगा, और वर्तमान। ठीक है, अवशिष्ट हो जाएगा, प्रीकैम्बियन काल हो ही जाएगा। ठीक है, और यूरेसिल प्लेट से ये अलग हुई। चलो भाई, अब बात करते हैं आगे। देखो राजस्थान, देखो इसकी टोटल लंबाई है 692, टोटल लंबाई 692 है, और राजस्थान में इसकी लंबाई है 550। कितनी है, 550 है राजस्थान में लंबाई, और परसेंटेज में देखें तो 80 के समथिंग हो जाएगा। ठीक है, दक्षिणी, मध्य और ये उत्तरी। ठीक है, तो उत्तरी में हो जाएगा झुंझुनू। ठीक है, और ये मध्य में हो जाएगा अजमेर, और दक्षिण में हो जाएगा, ठीक है, गुरु शिखर। तो ये आपको याद रखना है, 3 प्रकार से इनका डिवाइड हो रखा है। तो ये स्टार्ट है कहाँ से, तो याद रखना कैडबम्बा, पालनपुर गुजरात से कहाँ तक है, रायसीना हिल्स दिल्ली। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। गुरु शिखर की जो हाइट है वो 1722 है, ताड़गढ़ की 934 है, और रघुनाथगढ़ की 1055 है। ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई इसकी कौन से जिले में, तो याद रखना ये सिरोही में, न्यूनतम जयपुर में। ठीक है, ऊंचाई की बात कर रहे हैं, और सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में, न्यूनतम अजमेर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई। मोस्ट, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से निकल के आएगी। कौन सा काल हो जाएगा, प्रीकैम्बियन काल। कौन से प्लेट से अलग हुई है, यूरेसिल प्लेट से। ठीक है, निर्माण के समय वलित पर्वतमाला। ठीक है, याद रखना, और समय अनुसार प्राचीनतम। ठीक है, और ये एक अवशिष्ट पदार्थ, ये भाग है, ये एक अवशिष्ट पर्वतमाला है, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, 692 टोटल है, राजस्थान में 550 है, 80% के समथिंग। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट है, खैर बम्बा, पालनपुर गुजरात से दिल्ली रायसेन तक हो जाएगा, और राजस्थान में जो एंडिंग हो जाएगा झुंझुनू तक। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। चलो भाई, आ जाओ, अब बात करते हैं। देखो पालनपुर गुजरात से रायसीना हिल्स तक है, कौन कितने स्टेट में, तो याद रखना गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में और दिल्ली में, 4 स्टेट हो जाएंगे। ठीक है, और राजस्थान में मुख्य जिले याद रखना, राजस्थान में 9 जिले हैं जो, जिससे जो अरावली पर्वतमाला है ये गुजरती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कौन कौन से जगह, उदयपुर, सिरोही। ठीक है, उदयपुर, सिरोही, अजमेर, सिक्कर, झुंझुनू, जयपुर और दौसा और
अलवर, ठीक है। कितने हो गए? 3, तो ये हो गए 3 3 6 और ये 9। और ये जो पुस्तक है हरिमोहन सक्सेना, ठीक है, हरिमोहन सक्सेना के अकॉर्डिंग दोस्तों उसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा भी इसके अंदर शामिल कर लिया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है, पूछ लिया जाता है कि जो हरिमोहन सक्सेना के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो 9 ये हो जाएंगे और इसमें 4 और ऐड कर देना तो 13 हो जाएंगे, ठीक है। तो बस यही चीजें आपको याद रखनी है, भूलना नहीं है साथियों, ठीक है। अरावली में से एक नया क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। और चैनल पर हैं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, ठीक है। अरावली के जो पश्चिमी जिले हैं वो कितने हैं? 20 हैं। कितने हैं? 20 जिले में है, तो याद रखना। जो अरावली की एक एक चीज आपको याद रखनी है, 9 जिले प्रमुख हो जाएंगे, 4 डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा ये हो जाएंगे, 4 स्टेट में ये है ही, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा और दिल्ली, ठीक है। और ये अरावली और विंध्याचल पहाड़ी के बीच में है, ठीक है। कौन कौन से याद रखना? जो महान सीमा ब्रंश है ये हो जाएगा, ठीक है, जो चित्तौड़गढ़, कोटा, सवाईमाधोपुर और धौलपुर, ठीक है, मैंने अलग से यहाँ पर हाईलाइट करके लिख दिया, ठीक है। तो याद रख लेना। अभी हम बात कर रहे हैं अरावली की, तो मान सीमा प्रश्न भी याद रख लेना एक नज़र में। चलो भाई, यहाँ तक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, कौन सा काल, कौन सी प्लेट, ठीक है। चलो आ जाओ। तो राजस्थान में विस्तार, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो याद रखना 930, ठीक है। आबू सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक इसका विस्तार है राजस्थान में, ठीक है। टोटल लंबाई 492, राजस्थान 550, 80% इसकी हमने बात कर ली थी। चलो भाई आ जाओ, अब बात करते हैं, ये है मेन मुद्दे की बात, तो यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 450 मतलब 600 मिलियन वर्ष पूर्व पुरानी ये बताई जा रही है, ठीक है। उत्तरी अक्षांश याद रखना 23 डिग्री से 20 डिग्री, ठीक है, इसमें 5 ऐड कर देना तो ये हो जाएगा 28 20, और इसमें भी 5 ऐड कर देना तो ये हो जाएगा 72 से 77, ठीक है। तो 23 72 याद रख लेना, तो 23 में ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 28, ठीक है। तो 23.23 डिग्री 20 मिनट, ठीक है, और ये 28 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। ये 72 10 हो जाएगा, ये 77 हो जाएगा, ठीक है। अब है ये दोस्तों काम की चीजें जो अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद रखना, देखो दिशा चारों दिशा, ये उत्तर हो जाएगा, इसकी उपदिशा हो जाएगी उत्तर पश्चिम, ये पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण, और ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व, और ये हो जाएगा पूर्व, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इस मैप को अगर आपने समझ लिया तो मान लो चाहती हूँ अरावली का आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो भाई, अब देखो सबसे पहले बात करते हैं अरावली की दिशा, ठीक है। जो अरावली की जो दिशा हो जाएगी, याद रखना, जो अरावली की जो दिशा हो जाएगी वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, मतलब यहां से ये जा रहा है यहाँ, ठीक है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है। और अरावली जो सर्वाधिक चौड़ा है वो है दक्षिण पश्चिम से, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में सर्वाधिक चौड़ा है, और सर्वाधिक जो विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम में, ठीक है। पूछा जाए कि सर्वाधिक विस्तार, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाएगा। अरावली की जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाएगी। जो अरावली की जो चौड़ाई घटती है, तो याद रखना, जब दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाते हैं, मतलब नीचे से ऊपर, ठीक है, यहाँ से ऊपर जाओगे, ठीक है, तो इसकी चौड़ाई घटेगी, मतलब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाओगे, और चौड़ाई बढ़ती है, मतलब उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की, दक्षिण पश्चिम की ओर आओगे तब। निर्माण काल कैम्बियन काल है ही, गोडवाड़ा का ये अवशेष है ही, ठीक है, याद रख लेना। अबुल फजल ने दोस्तों उक्किट की गर्दन बोला है, और टार ने हिंदू ओलंपिक्स बोला है, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर, और ये याद रखना, सर्वाधिक जो सकड़ा है, सर्वाधिक जो सकड़ा है वो उत्तर पूर्व में है, ठीक है। तो याद रखना कहाँ पर है? उत्तर पूर्व के अंदर है सर्वाधिक सकड़ा। सर्वाधिक जो विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम में है, चौड़ा है दक्षिण पश्चिम में। अरावली की जो दिशा है, अगर दिशा पूछे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, तो ये आपको याद रख लेना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। जलवायु की बात करें तो उत्तर की जो जलवायु हो जाएगी वो हो जाएगी उपाद्र, और दक्षिण की हो जाएगी आर्द्र जलवायु हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो आपकी चीजें, और सर्वाधिक जो अंतराल रहने वाला है, ठीक है, अरावली में सर्वाधिक अंतराल वो मध्यवर्ती भाग में रहने वाला है। ये चीजें आपको याद हो गई तो आपका काम हो गया, ठीक है। तो काफी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिली है। चलो भाई बताओ, अक्षांश तो आप बोलोगे 23 72 याद रखना है मेरे को, तो 23 में 23 20 में ऐड कर देना 5, तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 72 में तो 77 जय। चलो भाई बात करते हैं भाई,
चलो भाई, अब बताओ भाई, अरावली की जो दिशा है वो कहाँ से? तो आप बोलोगे सर जो अरावली की जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है, ऐसे चौड़ा है। तो आप बोलोगे सर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चौड़ा है। देखो अरावली की जो विस्तार है वो भी दक्षिण पश्चिम में, चौड़ा है वो भी दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है, याद रखना, विस्तार, चौड़ा और अरावली की दिशा, तीनों चीजें दक्षिण पश्चिम में। और देखो बात करते हैं सकड़ा कहाँ पर है, तो याद रखना उत्तर पूर्व में। कहाँ पर है? उत्तर पूर्व के अंदर। अगर पूछ लिया जाए कि अरावली जो सर्वाधिक सकड़ा है वो कहाँ पर है, तो याद रखना उत्तर पूर्व के अंदर है। और जो चौड़ाई बढ़ती है, ठीक है, जो सकड़ा है और जो चौड़ाई बढ़ती है, तो याद रखना उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। तो ये चीजें आपको याद रखना है, प्रीकैम्बियन काल हो ही जाएगा। ठीक है, गोडवाड़ा का विशेष है, मैंने बता दिया था कि चट्टानों की बात करें तो उसमें डायरेक्ट गोडवाड़ हो जाएगा। ठीक है, मैदानों की बात करें तो उसमें टिटी सागर के अवशेष हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक जो अंतराल है वो मध्यवर्ती में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक चीज आपको समझ में आ गई होगी। बताओ भाई, अरावली तो स्टार्टिंग में वलित पर्वतमाला, फिर वर्तमान में प्राचीनतम हो ही जाएगी। ठीक है, ये एक अवशिष्ट पर्वतमाला है, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कितनी लंबाई, तो आप लोग 692। ठीक है, कितनी? 692 टोटल। बताओ भाई राजस्थान में कितना है, तो आप बोलोगे सर 550। कितना परसेंट, तो आप बोलोगे सर 80%। कहाँ से स्टार्ट है कहाँ तक है? राजस्थान की बात करता हूँ। ठीक है, तो याद रखना गुजरात से दिल्ली तक है, ये आपको पता होगा। ठीक है, राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक है, तो याद रखना झुंझुनू तक है। ठीक है, खेड़ ब्रह्मा झुंझुनू तक। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, तीन भागों में है, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। ठीक है, तो सारी चीजें आपको रट लेनी है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने जितना डिटेल हो सके साथियों सारा आपको बता दिया है। चलो बताओ भाई, अरावली के पश्चिम में 20 जिले हैं। अरावली है जो कितने स्टेट में, तो आप बोलोगे सर 4 में। एक तो राजस्थान, ठीक है, उसके बाद गुजरात, हरियाणा और दिल्ली। ठीक है, तो ये आप याद रखना 4 में हो जाएगा, पंजाब पंजाब नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, तो पालनपुर गुजरात से रायसेन फिर दिल्ली तक है। तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, तो ये आपको याद रखना है। चैनल अपने हो तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अरावली का आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो पालनपुर से रायसेन, फिर गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा। तो अब बात करते हैं, देखो राजस्थान में कितने जिलों से गुजरती है, तो याद रखना ये 9 जिलों से गुजरती है। तो याद रखना उदयपुर, सिरोही। ठीक है, उदयपुर, सिरोही, सिरोही से याद रख लेना, फिर सिक्कर हो जाएगा उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, अजमेर, झुंझुनू, जयपुर। ठीक है, दौसा और अलवर। ठीक है, और ये 4 जिले हरिमोहन सक्सेना के अकॉर्डिंग डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। चलो बढ़ते हैं अब आगे, यहाँ तक चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये जो मैप है हमने तैयार किया था, इसको अच्छी तरह याद रख लेना। ठीक है, देखो दोस्तों सारी चीज़ें मैंने शॉर्टली आपके सामने लेकर आया हूँ। देखो इसमें मेहनत भी लगती है, तो बस आपको यही है कि दोस्तों थोड़ी बहुत मेहनत बाइक के लिए आप भी करो, बाइक को सपोर्ट करो। ठीक है, ताकि और भी मैं बेहतरीन चीज़ें आपके साथ। ठीक है, तो देखो आप अगर सपोर्ट करोगे तो उससे मेरा मोटिवेशन लेवल और भी अच्छा होगा, मतलब और भी चीज़ें आपके बेहतरीन तरीके से लाने की मैं कोशिश करूंगा। सर्वाधिक अंतराल हो गया। ठीक है, इसकी हमने बात कर लेती। ठीक है, सकड़ा चौड़ाई घटती है और सर्वाधिक विस्तार चौड़ा और अरावली की दिशा। चलो आ जाओ, देखो अरावली की विशेषता। ठीक है, अरावली एक प्राचीनतम वलित मोरदार एवं अवशिष्ट पर्वतमाला है। ठीक है, एक प्राचीनतम भी है, वलित भी है, ठीक है, और अवशिष्ट पर्वतमाला भी है। ठीक है, ये एक पर्वतमाला अल्पसियन, ठीक है, यूएसए में पर्वत के समकालीन है। ठीक है, अल्पसियन पर्वत के समकालीन है, याद रखना। अगर पूछ लिया जाए कौन से पर्वत के, तो अल्पसियन। ठीक है, इसे महान जल विभाजक रेखा भी बोलते हैं। किसको? अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा भी बोलते हैं। और अरावली की भू आकृति का जो अध्ययन है किसने किया था? एम और एन ने, याद रखना। और एम और एन ने दोस्तों के अनुसार अरावली का जो निर्माण है वो देहली महासमूह से हुआ है। किससे हुआ है? देहली महासमूह से।
ठीक है, इसके अनुसार, किसके अनुसार, एम और एन के अनुसार, जिसमें दोस्तों अजबगढ़ समूह में सिरोही अलवर समूह हो जाएगा और रायलो समूह जो बाड़मेर में है। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं अरावली की जो आकृति है वह तंदूरा के, ठीक है, वाद्य यंत्र के समान है। अरावली की जो जनसंख्या घनत्व है, ठीक है, तीसरा हो जाएगा और जनसंख्या में चौथा भौतिक प्रदेश हो जाएगा। तो याद रखना अरावली जो जनसंख्या घनत्व में कौन सा हो जाएगा, तो याद रखना तीसरा, और जनसंख्या में चौथा। अरावली का जो दक्षिण पश्चिम भाग है वो कैसा है, पंजाकार है। तो याद रखना कैसा है, पंजाकार है। और अरावली की जो आकृति है वो कैसा है, तो याद रखना तंदूरा, मतलब तंदूर के समान, जो तंदूरावाद यंत्र है उसके समान। यह आंतरिक आग्नेय चट्टानें पाई जाती है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ दोस्तों धात्विक खनिज पाए जाते हैं, न कि अधात्विक, ठीक है। पश्चिम मरुस्थल में तो आप बोलोगे सर अधात्विक, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। चलो भाई विभाजन, अब ये चीजें आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें रहने वाली हैं और यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अरावली का जो विभाजन है वो आपको याद रखना है दक्षिणी, मध्य और उत्तरी, ठीक है। और अब ये जो लास्ट की जो चीजें रहने वाली है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बाकी दोस्तों अरावली की मैंने काफी चीजें मैंने आपको बता दी है। विस्तार, सर्वाधिक विस्तार बताओ भाई कहाँ पर है, तो आप लोग सर दक्षिण पश्चिम में। चौड़ा तो आप लोग सर दक्षिण पश्चिम में। बताओ भाई अरावली की जो ठीक है चौड़ाई बढ़ती है, कहाँ से बढ़ती है, तो आप लोग सर उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम की ओर बढ़ती है। और जो सकड़ा है कहाँ पर है, तो आप लोग सर उत्तरी पूर्व के अंदर है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। 22 जो अक्षांश है याद रखना, 22 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 27 28 के समथिंग हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना। और 72 72 में 5 जोड़ दो तो 77 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, एग्जाम के दृष्टिकोण से सारी चीज़ें आपको याद रख लेनी है। और मैंने दोस्तों जितना डिटेल हो सके सारी चीज़ें आपके सामने लेकर आया हूँ। अरावली में से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई चीज़ छूट गई तो फिर भी आप बता देना कि ये चीज़ें रह गई है, मैं दोस्तों और चीज़ें और बेहतरीन तरीके से आपको बताऊंगा। चलो भाई औसत ऊंचाई की बात करते हैं। जो तीनों जो डिवाइड है याद रखना, तीनों जो पार्ट है देखो, उत्तरी की औसत ऊंचाई याद रखना 450, मतलब इतना तो है ही है। निर्माण काल क्वार्टर टाइज चट्टानों से और यह पाइलाइट सेलों से। वहीं मैं बात करता हूँ मध्यवर्ती, तो इसकी जो औसत ऊंचाई वो 700 हो जाएगी संगमरमर क्वार्टराइज और एक ग्रेनाइट चट्टानों से। और ये दक्षिणी की हो जाएगी ओनली ग्रेनाइट चट्टानों से, 1000 मीटर इसकी औसत हो जाएगी। तो 450, 700 और कितना, 1000, ठीक है। औसत ऊंचाई याद रखना। पहले की बात करते हैं उत्तरी अरावली की, जिसमें रघुनाथगढ़ हो जाएगा टॉप पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1055 मीटर, ये कहाँ पर है, सिक्कर के अंदर। और मध्य अरावली याद रखना अजमेर हो जाएगा 934। गुरु शिखर 1727 बोल दो या 22 बोल दो, ठीक है। इसके दो पार्ट हो जाएंगे, आबू अरावली और मेवाड़ अरावली, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई। 450, 700 और 1000 क्वार्टर टाइज, ठीक है, पाइलाइट। तो इसमें दोस्तों याद रखना कप, पहले में उत्तर में देखो, उत्तर में क्या मिला, कप मिला, ठीक है। मध्य में क्या मिला, मध्य में क्या मिला, नाइट को, ठीक है, 7 क्वार्टर मिला, नाइट को 7 क्वार्टर मिला, ठीक है। और दक्षिण में क्या मिला, बस ग्रेनाइट चट्टानी, मतलब दोस्तों नाइट मिली, मतलब याद रखना दक्षिणी अरावली में ये चट्टानी याद रखना। देखो उत्तर में क्या मिला, कप मिला, मतलब कप से जो क्वार्टेटाइज और पाइलाइट, ठीक है। तो कप याद रख लेना, क्वार्टेटाइज, पाइलाइट। और मध्य अरावली में तो याद रखना नाइट में क्या मिला, नाइट में 7 और क्वार्टर मिला, ठीक है। नाइट के साथ साथ रुकने में क्वार्टर मिला, तो याद रखना नाइट में हो जाएगा क्वार्टरटाइज, फिर ग्रेनाइट, फिर संगमरमर। 700 मीटर, 450, 700 और 1000 मीटर। चलो अब बात करते हैं चोटियों की, याद रखना ये चोटियाँ याद रख लेना, ठीक है। तो ये उत्तरी हो ही जाएगी, ये मध्य और ये दक्षिणी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण से ही लेते हैं, ठीक है। तो गुरु शिखर, ठीक है, तो 1722 मीटर,
शेर 1597, दिलवाड़ा 1742, एक एक चीज याद रखना। जरगा 1441, अचलगढ़ 1380, आबू 1295, कुंभलगढ़ 1224। ठीक है, ये हाइट आपको याद रख लेनी है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कोई जरूरी नहीं कि ये क्रम से पूछे, आप ट्रिक तो रट लेते हो। ठीक है, ट्रिक तो रट लोगे गुरु से। ठीक है, दिल लगाकर आशा को बनाए रखो सारा। ठीक है, जो भी आपको ट्रिक बताई जाती है, लेकिन आपको दोस्तों मैं कहता हूँ कि दोस्तों ये आपको हाइट की लंबाई याद रख लेनी है अच्छे तरीके से। ठीक है, ट्रिक भी याद रख लेना, लेकिन हाइट की लंबाई भी याद रख लेना। आजकल दोस्तों ट्विस्टली क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, उत्तरी अरावली की में दोस्तों दक्षिण अरावली की क्या टूच दी, चोटिया टूच दी। अब दोस्तों वो ट्रिक काम में नहीं है आपकी। ठीक है, जैसे दोस्तों दिलवाड़ा के बीच में बबाई टूच दी, बेरार टूच दी, अब आप क्रम मिलाओगे तो कैसे मिला लोगे। तो बस यही चीजें हैं तो याद रखना। देखो, आबू 1295, कुंभलगढ़ 1224, ये धोनिया 1183, और जयराज 1090, ऋषिकेश 1017, कमलनाथ 1001, सुन्ना 991, माकड़ मगरा ये 989, सज्जनगढ़ 938, सायरा 900, लीलागढ़ ये हो जाएगा 874, डोरा पर्वत 869 याद रखना, नागपान 867, और गोगुंदा 840। तो ये आपको याद रखना है। आगे भी दोस्तों अभी चीजें बची हैं, याद रखना। मध्य अरावली देखो याद हो जाएगा, मध्य अरावली गौरम जी, तारागढ़ और नागपाल 933 हो जाएगी जो हाईएस्ट है गौरम जी। और उसके बाद दोस्तों ये हो जाएगा तारागढ़ 873, और ये हो जाएगा 795, 933, 873, 795। चलो भाई, उत्तरी अरावली की बात करें, रघुनाथगढ़ जो सीकर में, रघुनाथगढ़ और मालकेत 1055, 1052, लोहागढ़ याद रख, लोहागढ़ याद रखना ये हो जाएगा 1051, बहुत गढ़ याद रखना 997, खो हो जाएगा। देखो याद रखना, खो जयपुर के अंदर है, इंपॉर्टेंट लगा लेना ये, इसकी दोस्तों हाइट याद रखना। बैराज 792, ठीक है, और बबाई जो जयपुर में है 792, इसकी भी 792, लेकिन दोस्तों बैराज पहले हो जाएगी। बरवाड़ा 786, बिलाली कोट पुतली बहरोड, ठीक है, ये 775 हो जाएगा। मनोरपुरा ये 747, बेरठ 707, सॉरी 704, ये 667, और ये 651, 649, 648, और ये 599। ठीक है, तो ये क्रम है, आपको याद रख लेना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दर्रे। ठीक है, चलो भाई, उदयपुर की दर्रे याद रखना। ट्रिक अपनी, देबर के फूल हाथी दे। ठीक है, दर्रे क्या होती है दोस्तों, दो पहाड़ियों के बीच जो तंग रास्ता होता है, जो तंग रास्ता होता है उसको बोलते हैं दर्रे नाल या घाट बोल, छोटा तंग रास्ता। ठीक है, तो ट्रिक है अपनी, डेबर के फूल हाथी दे। तो डेबर हो जाएगा डेबर नाल, केवड़ा के नाल, फुलवारी के नाल, हाथी के नाल। ठीक है, NH 27 पे गुजरात से गुजरता है, और ये पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर का हिस्सा है, या पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर को जोड़ता है। और देबारी नाल ये 27 में हो जाएगा, ये भी NH 27, और ये गुजरात से तक जाता है। चलो भाई, राजसमंद की तो याद रखना हाफ, ठीक है, हाफ खागो याद रखना, ये ट्रिक है हाफ खागो। तो हाथीगुड़ा राजसमंद में हो जाएगा, कुंभलगढ़। ठीक है, पगले की नाल मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ती है, याद रखना। पूछ लिया जाए कि मेवाड़ और मारवाड़ को कौन सी नाल जोड़ती है, तो पगले की नाल, और खमली घाट और गोरम घाट। चलो आ जाओ, उसके बाद ब्यावर। ठीक है, शिवपुर नाल, शिवपुर और सुरानाल, पकेरिया नाल, बरनाल। ठीक है, NH 25 पर ये। चलो भाई, अरावली का जो महत्व है राजस्थान में क्या है, तो याद रखना, ये मरुस्थलीकरण को रोकता है। सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है वो अरावली से होता है। पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और धात्विक खनिज पाए जाते हैं जो आय की दृष्टि से अधिक है। ठीक है, और मानसून को ये प्रभावित करते हैं। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो ये थे आज के दोस्तों प्रमुख इंपॉर्टेंट क्लास, जिसमें दोस्तों मैंने जितना फास्ट हो सके दोस्तों उतना आपको करवाया है। और चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। भौतिक प्रदेश में दोस्तों काफ़ी चीज़ें मैंने कवर कर दी है, और चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में दोस्तों। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु, और बिल्कुल दोस्तों एक क्लास में कंप्लीट कर दूंगा उस टॉपिक को। ठीक है, तो बस यही है, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेने, और वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। और ठीक है, भाई को सपोर्ट कीजिएगा, और क्लास में कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अपनी प्रत्येक क्लास देखिएगा दोस्तों, एक एक क्लास में मैंने सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी है। और अगर कोई चीज़ की कमी आपको दिखे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।
तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।